नाज़रीन आदाब, आज के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इत्तेहाद न्यूज़ और यस इंडिया का ये पहला इक़दाम है जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कौम व मिल्लत के मसाइल हमारे रहनुमाओं के साथ बहस व मुबाहिसे के साथ हल करने की कोशिश की जाए। इस वक्त एक अहम मसला ये है कि आम तौर पर मुसलमानों में सियासी फुक़दान और सियासी पार्टियों का फुक़दान हमेशा इस बात की शिकायत रही है। तो इस वक्त अगर हम सियासी पार्टियों की बात की जाए तो मुसलमानों की पार्टियों के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त मैदान में है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दीगर पार्टियों में बिखर रहे हैं और दीगर पार्टियों में इनका बिखराव देखा जा रहा है। तो इस बात को लेकर यहाँ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी मुस्लिम पार्टियां होने के बावजूद मुसलमान दीगर पार्टियों के मोहताज क्यों हैं। तो इसमें कहाँ कमी है? क्या खुद मुसलमान उन पार्टियों से जुड़ना नहीं चाहते या फिर इन पार्टियों में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के इरादों पर एक खरे नहीं उतर रहे। तो आइए इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 पार्टियों के ज़िम्मेदारान हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इकबाल जकाती से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ से इस बहस का आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ भाई। जैसा कि उन्होंने कहा कि यकीनन जिस तरह से मुस्लिम समाज एक दौराहे पर नज़र आता है, मुसलमान उम्मीद की नज़र से अपने कायदों की तरफ, क़यादत की तरफ देखता तो है, लेकिन कहीं तो भी कमियां खामियां नज़र आती है। लिहाजा तमाम पार्टियों के जो ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, राजू आगा साहब, लतीफ़ खान पठान साहब और आबिद खान साहब, मैं सबसे पहले इनकी तरफ एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमानों की पार्टियों के आप लीडर होने के बावजूद और मुसलमानों के दहकते मौजूद जिस तरह से आप देख रहे हैं, वो अलग मामला है कि भाजपा क्या कर रही है, संघ परिवार क्या कर रहा है, वीएचपी वगैरह, लेकिन आप जहां पर मुसलमानों के लीडर बनकर यानी कि कायद बनकर, क्योंकि पार्टियां सीधे सीधे आप चाहकर न चाहकर यकीनन संविधान के दायरे में रहकर आप बात करें बिल्कुल, लेकिन अक़लियतों के हुकूक के बारे में आप बात करते हैं। तो इतने तमाम मसले इतने हमारे सामने मौजूद होने के बावजूद भी पार्टियाँ, तीनों पार्टियाँ खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, क्यों हैं? एक एक करके आप अपने बारे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया भर में अपना काम कर रही है। तो आपने देखा होगा कि हर वो मसला, हर वो मसाइल जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट चलती है, तो सबसे पहले उससे आवाज़ उठाने वाली जो पार्टी होती है वो हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ही होती है। चाहे वो कोर्ट के ज़रिए से हो, पुलिस स्टेशन के ज़रिए से हो या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए हो, सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत जो होती है पूरे इंडिया में वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से होती है। क्योंकि हमारा सोचना यह है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगर उसका हुकूक छीना जा रहा है, अगर उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके लिए जुल्म के लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। तो उस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए, हम अंजाम देने के लिए हर लाइन से हम काम करने के लिए रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले जितने भी दिनों में या चाहे ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला हो या फिर और कई दलितों को मारने का मसला हो, लिंचिंग का मसला हो। एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप जो मसाइल पर बात कर रहे हैं, आपने वहाँ पर काम किया है, कौमी सतह पर काम हुआ है, रियासती सतह पर भी काम होता नज़र आ रहा है। अगर सिर्फ बेलगाम शहर और बेलगाम ज़िले के हद तक, क्योंकि आप बेलगाम ज़िले के नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपसे यह सवाल है कि मौजूदा बेलगाम ज़िले के कुछ हालात पर आपने खामोशी का मुजाहरा किया है। इस बात को लेकर आप कहें कि यहाँ पर खामोशी क्यों है? देखिए, इसमें खामोशी की कोई बात नहीं है। इसमें थोड़े इश्यूज़ जो होते हैं हमें टेकअप करना होता है उस लेवल के हिसाब से। जो इश्यूज़ अभी हमारे सामने आए थे, अगर हम उस इशू को उस लेवल के हिसाब से ले लेते कि जिस लेवल से वो हमारे सामने रख रहे थे, जो चाहे वो प्रमोद मुतालिक का हो या फिर कोई और दिगर हो, इन चीज़ों का अगर हम उन्हें फोकस करके हवा देंगे तो उन्हें भी मौका मिलेगा आगे चल करके क्या है 1 से 2 चीज़ें करने का। तो हमें क्या लगा कि यहाँ पे हमें क्या है एक स्टेप पीछे लेकर के पॉजिटिवनेस के साथ हमें इसके लिए क्या है बैकग्राउंड में काम करना चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया है, उसको जिस तरीके से काम करना था उस तरीके से हमने स्टेट लेवल पे इसकी पूरी मालूमात देते हुए स्टेट लेवल पर से इसका काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आप इसी सवाल का जवाब आपसे भी यही सवाल कि इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम व मिल्लत के मसाइल पर खामोशी क्यों है? सबसे पहले मैं एक बात आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ। जैसे तीनों पार्टियों का नाम आपने लिया और कहा कि मुसलमानों की पार्टी है,
एक तो समझ रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। संविधान के दायरे में, भारत के संविधान में जो भी पार्टियों का रजिस्टर होता है वो सब लोगों की पार्टी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत भी है और वो मजबूत भी है कि उसकी क़ियादत जो कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। मुस्लिमीन भी है ना उसका मतलब, मुस्लिमीन का मतलब अगर तुम मुसलमानों के बराबर लेते होंगे, अगर उसका मुस्लिमीन का अगर डेफिनेशन अगर उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में करो या कोई दूसरे आम ज़ुबान में करो, उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है उसका? मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इत्तेहाद करना एक हुआ, मुसलमानों के लिए एक करना जब मामला आता है तो उसके अंदर संविधान के दायरे में सिर्फ मुसलमानों को एक करना बोल के तो नहीं है हमारे वायरस के अंदर, हम सबको लेके चलना है। नाम अगर मुसलमान का हो गया तो क़ियादत तो हम कर रहे हैं, उसके लीडर जो है मुसलमान है। उसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर जितने भी जो हमारे जो पार्टी के जो लीडर हैं मजबूत के साथ में, वो गैर मुसलमान भी हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की ही पार्टी होने का लेबल तीनों पार्टियों पर है। इस बात का इनकार आप नहीं कर सकते। नहीं, इनकार तो हम करेंगे। सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बोल के अगर आप अगर इसको, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों की पहले दर्जे पर आती है, फिर बाकी समाज के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे बीजेपी के साथ भी मुसलमान इस वक्त जुड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, अगर मुसलमानों की पार्टी अगर होती तो 33% यूपी के अंदर, अब आप एक्चुअली आप बेलगाम के हालत की पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा मैं नेशनल लेवल पे कहूँगा ये बात के मुद्दे के ऊपर। 33% मुसलमानों की आबादी रहने के बावजूद भी हमारी एक सीट जीत के नहीं आई। अगर मुसलमानों की पार्टी अगर होती तो हो सकता था वहाँ के उलमाए दीन जो बाशऊर पॉलिटिकल लोग, वहाँ के लोग मुसलमानों को कबूल करते थे, फिर कबूल क्यों नहीं किए? कबूल उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की खामियां नहीं, मैं मुसलमानों की जो बोलने वालों के लिए पूछ रहा हूँ ये, अगर मुसलमानों की पार्टी अगर तुम अगर मानते हैं, अगर मुसलमान की क़ियादत को मानते हैं तो फिर एक नुमाइंदे को चुन को नहीं भेजने की वजह क्या? मुसलमानों की पार्टी नहीं है, तमाम मज़ाहिब की पार्टी है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर आप नहीं बोलेंगे? ज़रूर बोलेंगे। तो फिर आज तक हमारे जो लीडर है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पार्लियामेंट के अंदर 554 के अंदर सबसे पहले अगर वो बंदा है जो, मसला यही है। नहीं, यही मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुसलमानों के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में बोलने वाला पार्लियामेंट में है कौन दूसरा? नहीं, मसला यही है कि सिर्फ कौमी सतह के लीडर ही को आप दिखा रहे हैं, आपके मकामी सतह के लीडरशिप और मकामी सतह के मसाइल पर आप नहीं बोल रहे। ये मसला है हमारा। अब मैं आपको अब आएंगे बेलगाम के लिए। जी, अब वो तो क्लियर हो गया, मुसलमानों के लिए आवाज़ कौन उठाने वाला है? मुसलमानों के लिए जब आवाज़ पार्लियामेंट में जब उठी, मैं एक बात के लिए वापस आता हूँ कि एक 3 तलाक का मसला हो, जब 3 तलाक का मसला आवाज़ तो उठाए, बिल तो फाड़ के फेंक दिए, CA NRC के जो भी मामला हो, लेकिन मैदान में लाने वाले फिर कौन थे यहाँ पे? हमारे माँ बहनों को, हमारे नौजवानों को, उलमाए दीन को रोड पे लेकर कर बड़े पैमाने पे तुम एजिटेशन करना चाहिए, ये बोलने वाले कौन थे? कांग्रेसियों थे। जब कांग्रेस के अंदर जहाँ पे वोटिंग का मामला आया पर उसके अंदर, वहाँ पे उठ के चले गए, कुछ लोग अब्सेंट रह गए। हमने यहाँ पे उनको वोट डाल के भेजा था कि हमारी क़ियादत कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारी आवाज़ बनकर वहाँ पे लड़ने वाले हैं। यही कांग्रेस के लोग थे, उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं थे, ऐसा मत समझो, मुसलमान थे उसके अंदर। फिर भी वो लोग ने अब्सेंट का अपना इजहार किया पार्टी एजेंडे के ऊपर। आज मैं बोलने का मतलब ये है कि कांग्रेस वालों ने ये चाहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, उनके वोटों को इस्तेमाल किया, उनके मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर अगर कोई बात करेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही बात करेंगे, फिलहाल मैदानी सतह पर ही बात करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल मुसलमानों को करने का बहुत अच्छी तरह 70 साल से उन्होंने उस कला को माहिरात हासिल की है कांग्रेस वालों ने। अब रही बात है हमारी पार्टी की, तुम बोल रहे हैं लोकल के अंदर, मैं खास करके बेलगाम के लिए, आप सब लोगों को मालूम है बेलगाम एक ऐसा सेंसिटिव प्लेस है। एक तो बॉर्डर इशू यहाँ पे चलता है, एक दूसरा लैंग्वेज के ऊपर चलता है, कन्नड़ा मराठी इतने दिन होते आया। आज यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान 10 साल के अंदर इतने, कभी भी जब समिति का कोई MLA था, अब 10 साल के अंदर अपने आप को मुसलमान कहने वाला कम से कम मुसलमानों के ऊपर अगर केस हुए होंगे तो यही 10 साल पीरियड के अंदर, यही 10 साल के पीरियड के अंदर।
ये 10 साल के पीरियड के अंदर हर नौजवान मुसलमान इन 10 सालों में आपकी क़यादत नहीं थी मुस्लिम। सुनो मेरी बात को, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। जैसे योगी आदित्यनाथ जो आज के दौर के अंदर जो भी मोर्चे में शामिल होगा, जो भी एजिटेशन में शामिल होगा, जो भी करेगा उसका हम बुलडोजर लगाएंगे, तो उसी से पहले यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका था। जो भी मार्केट के अंदर कोई भी एक नया एजेंडा लेके अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर FIR फट गए। आज मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये भी एक शिकार है, हमारे इकबाल भाई भी, पूछो उनको, उन्होंने नारा लगाया था क्या? ये हालत बेलगाम की 10 साल गुजरी हुई है, इससे कोई बचा नहीं है, ना प्रेस रिपोर्टर बचा है, ना कोई यहाँ के लीडर बचे हैं कि सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं बची यहाँ पे। ये बेलगाम की हालत है। अगर बेलगाम की हालत होने की वजह से कोई भी नौजवान आज मैदान पे आने के लिए अगर तो 1000 बार सोचता है हमको लेके क्या करना भाई, अगर कोई करेगा तो हमारे ऊपर केसेस हो जाते हैं। खान साहब, नौजवान सोचता है, आम आदमी सोचता है, प्रेस रिपोर्टर सोचता है, यह मसला अपनी जगह है। आप क़यादत कर रहे हैं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तौर पर यहाँ पर पार्टी का क़याम किए हुए, आपकी खामोशी सवाल करने करें, क्योंकि कौम की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। एक बात, आप सबसे पहली बात, अगर हिजाब का जब मामला हुआ तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कौन थे? DC ऑफिस के ऊपर मेमोरेंडम की तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कर्नाटक के अंदर अगर हुआ होगा तो बेलगाम ही पहली बार, बेलगाम से ही शुरुआत हुई, फिर ऑल ओवर द कर्नाटक में हुआ। देखो आप भी थे उस दिन। हिजाब का मामला जो हुआ है, मैं हिजाब का एक ही नहीं कहूँगा, उसके बाद में जितने भी मामले हुए छोटे बड़े होने दो। अभी मैं ये कह रहा था कि आप बेलगाम शहर की ही बात करते हैं, आपने काफ़ी सारी पूरे मुल्क की बात कही, बिल्कुल सही है। बेलगाम में हाल ही में जिस तरह से बिल्किस बानो का मामला पेश आया, तो समाज का वो तबका जिसे किन्नर कहा जाता है वो एहतजाज करता है और कौमी पार्टियां खामोश रहती हैं। ये क्या है, खास करके आपकी MIM की बात अगर कह दी जाए तो आप खामोश क्यों हैं इस मामले में? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुसलमानों के लिए अगर कोई बिल्किस बानो का अगर होता है तो सिर्फ मजहबी मामले को लेके अगर कोई पेश आता है, जैसे कि रिपुर शर्मा का मामला हो या कोई दूसरी, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के अंदर कोई आवाज़ अगर उठाएगा तो हम सब लोग एक साथ एक रात में हम एक हो जाते हैं। अगर वही पर्सनल किसी का होता है, जैसे कि बिल्किस बानो का आप बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोले आपने। बिल्किस बानो का आज सिर्फ बेलगाम ही बोल के नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया के सतह के ऊपर भी कोई भी पार्टी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज कितने दिनों के बाद में, जैसा कि तुम बोले ना किन्नर निकल गए, फिर दूसरे कोई सेलिब्रिटीज़ हुए, वो अपने अपने हिसाब से, जब निकलने के बाद में आज ये लग रहा है कि बाबा एक बात मुसलमानों की बात मैं आज कहूँगा कि मुसलमानों के अपने घर तक दस्तक नहीं देगा दहशत का जब तक अपने घर से नहीं निकलेंगे। नहीं, कोई नहीं उठा, इसलिए आप भी नहीं, इसीलिए तो बोल रहे ना मैं, ये हालत बन चुकी है कि ये मेरे को लेके करना क्या है। कितने बार आपको खुद मालूम है, मैं एक बात बुलाऊंगा, उलमाओं की एक मीटिंग हो गई थी बेलगाम के अंदर, एक बंद कमरे में हो गई थी। अभी वो घर नहीं पहुंचे थे, वो पुलिस तक मुखबरी पहुंच गई थी। कितने लोग थे, कहाँ थे, क्या बात किए, कौन कौन, उलमाओं को 2-2 घंटे पुलिस में बिठाया गया। ये अगर हालात अगर आप ओपन करना चाहते हैं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बेलगाम के हालात इस तरह से निचोड़ दिया जा रहा है सियासत का अपनी दाल गलाने के लिए कि हर मुसलमानों के लिए अपनी मशीनरी, मतलब एक पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे, वैसा तो बड़े बड़े पैमाने ED ID चल रहा है, आप तो देख रहे हैं, लेकिन बेलगाम के अंदर मुसलमानों को दबाने के लिए 10 साल से मुसलसल जो चल रहा है, आज भी यही मशीनरी वापरी जा रही है। इसीलिए बहुत से लोग हैं, हम दावत देंगे तो कोई जमना मुश्किल है। ठीक है, यही सवाल आगा साहब आपसे भी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम की लीग के जानिब से भी मुसलसल खामोशी क्यों, जबकि आप एक पुरानी पार्टी के तौर पर, आप तो बिल्कुल तजुर्बाकार पार्टी कहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग एक पुरानी पार्टी है जैसे आप बता रहे हैं, और हम पुरानी का मतलब तजुर्बे का, और सियासत की जो तजुर्बे जो होते हैं वो टाइम से होते हैं, और हमारे तजुर्बे के हिसाब से आज की जो हिंदू फैसिज्म जो बढ़ रहा है और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कॉरपोरेटिज्म जो बढ़ रहा है, कॉरपोरेट कल्चर जो बढ़ रहा है, तो इसके संदर्भ में जो मुस्लिम लीग पार्लियामेंट में हो या हमारे बेलगाम में हो या स्टेट लेवल पे, तो क्योंकि मैं स्टेट का प्रेसिडेंट भी था, मतलब अभी मैं फ़िलहाल में नहीं हूँ, तो हम उसका पूरा
जो है जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म पे उतारना है, लेकिन बात यहाँ पे इतनी नहीं होती, क्योंकि जैसा आप बोले कि कुछ खुल के बोल रहे हैं। अब पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग हर चीज़ बोलती है, इसे मीडिया कवर नहीं करता। अब जैसा मीडिया की जब मैं बात करता हूँ तो SDPI जैसा बताए हमारे अमित साहब कि SDPI काम कर रही है, लेकिन मीडिया में उनका जो काम जो है वो नेगेटिव पोर्ट्रेट होता है। अच्छा काम उनका पोर्ट्रेट नहीं होता, नेगेटिवली पोर्ट्रेट होता है। उनको जैसा अलकायदा से भी जोड़ते हैं, कभी इस्ती से भी जोड़ते हैं। तो मुस्लिम लीग का काम मीडिया में नहीं आता। और जहाँ तक हम एक जो अभी हमारे जो एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है इंडिया के, जो संविधान को चलना है, वो चलने के हिसाब से ये करें। और मुस्लिम लीग मुसलमानों की क़यादत करने के लिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए बनी थी। 1948 में जो बनी थी, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी। तो वो सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए ही बनी थी, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए वो ज़माने में कौन नहीं था। तो वो टाइम में मुस्लिम लीग बनी और हम मुसलमानों का ही काम कर रहे हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसा अभी लतीफ़ पठान साहब बोले और अभी जो बोले, जो SDPI बोले, या दूसरे भी बहुत सारे दूसरे भी पार्टी है जो मुसलमानों को जो नुमाइंदगी करते हैं। पीस पार्टी है, वेलफेयर पार्टी है, दूसरे भी बहुत सारे पार्टी हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पार्टियों का नहीं है। मुस्लिम लीग बहुत अच्छी है, MIM बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल जो सोच विचारधारा से जो पॉलिटिकल पार्टीज बने हैं वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, आप ये जज कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, ये कम ज़्यादा बोल सकते हैं। इसकी लीडरशिप, कौन अच्छा ओरिएटर है। हाँ, जैसा असुद्दीन ओवैसी एक अच्छा ओरिएटर है, उसके पहला बनात वाला साहब एक अच्छे ओरिएटर थे, सुलेमान सेठ साहब एक अच्छे ओरिएटर थे। तो वो टाइम टू टाइम की बात है, लेकिन काम सब लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम पार्टियों से नहीं है, प्रॉब्लम अवाम से। मतलब आप आवाम को जिम्मेदार ठहराते हैं? अवाम पूरे 100% जो है इसकी जिम्मेदार अवाम है। आज जो मुसलमान कौम की जो आज हालत बनी है, वो मुसलमान अवाम जो उनकी जो एक गलत सोच है, जो एक जो घबरा कर डर कर जो मुसलमान जी रहे, जो मुसलमाना का जो यो नहीं है। मैं माफ करना आपकी बात काटूंगा, आप आवाम को जिम्मेदार ठहरा है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है कि आप लीडर हैं, आप रहनुमा हैं, आप कन्विंस नहीं कर सकते? नहीं, मुस्लिम लीग पूरे तरीके से हर छोटी छोटी बात उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है, जैसा है कि नहीं, एक छोटा मैं एक एग्जाम्पल में बताता हूँ। मैं एक छोटा जो एक शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ये जो पैटर्न है, ये पहला एक छोटा शोभा देते हैं। आज का मैं एक बताता हूँ, मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ। अभी ये देखिए, बहुत जल्दी एक 6 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर ये तो आपका वक्फ बोर्ड कैंसिल हो। वक्फ बोर्ड यानी कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज जाने वाली। तो ये चीज़ जब शुरुआत में जब होती है, मैं जो बोला ना कि मुस्लिम लीग एक तजुर्बेकार पार्टी है, अपने तजुर्बे से हम आने वाले चीज़ों का आगे दूर अंदेशी देख के, फार साइटेडनेस देख के हम लेकिन आवाम को बता दें कि आवाम समझने को तैयार नहीं। आवाम कांग्रेस को अपना एक माबूद समझ के बैठी। तो हम क्या करें? आगा सा मसला ये है कि कांग्रेस से तो मुसलमान आज़ादी से लेकर अब तक जुड़े हुए ही हैं और आइंदा भी जुड़े हुए रहने वाले हैं, लेकिन इतने लंबे अरसे में कांग्रेस का दामन छुड़ाकर मुस्लिम लीग की तरफ आवाम को लाने में आप नाकाम कैसे रहे? नहीं, हम देखिए, बात वही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बताता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आवाम से चलती है, वोट बैंक से चलती है। और जो वोट जो देने वाला है, जो खुद अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचने के लिए तैयार नहीं, मुसलमान खुद अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए तैयार नहीं। आज ये सब ये कम्युनल इश्यूज आए, आज ये पिछले 10-15 बरस में कम्युनल इश्यूज आए। और बीजेपी का वजूद ही 20-25-92 के बाद में बीजेपी का वजूद, उसके पहला बीजेपी को कोई पहचानता भी नहीं था। लेकिन उसके पहला जो है एजुकेशन के बारे में है,
उसके पहला जो है सर्विसेज के बारे में है। इसके बारे में मुस्लिम लीग खुल के बोलती थी, लेकिन आवाम अपने सर्विसेज के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में आवाम कभी सोचती नहीं थी। मतलब आपकी सोच के काबिल आवाम नहीं है ऐसा कहना? नहीं, हमारे सोच के काबिल नहीं है। हम जो भी है, देखो, हम किसी को ब्लेम करना नहीं चाहते। हम जो है एक हमारा एज अ मुस्लिम लीग, एज अ लीडर, जो भी अपने आप को समझेंगे, तो हमारा काम क्या है? एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का काम क्या है? एक बीमारी को जब वो पेशेंट उसके पास जाएंगे तो उसके पास उसको दवाई देंगे। पिछले कई सालों से आप समझिए, अब वो पेशेंट अभी जबरदस्ती से वो बीमार पड़ना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आगा साहब, पिछले कई सालों से आपने कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट किया मुस्लिम लीग की जाए? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इस बार? मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हम कॉन्टेस्ट करें, हमारे को वोट कम आए एकदम ना, और उसके पहला भी ये करें। अब ये 2018 का इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट नहीं करें, स्टेट लेवल पर असेंबली इलेक्शन। इसकी वजह ये है कि उलमाए दीन हमारे जो है एक हरबा बना के रखे पूरे स्टेट में कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देना। अगर जो मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहाँ तक कि जनता दल को भी वोट देना एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, और वो गुनाह कबीरे से बचना है तो सिर्फ कांग्रेस को वोट दो। ये लास्ट में क्या हुआ कि जनता दल के पैर पकड़ के कांग्रेस जाके जनता दल के पैरों में सो के बाद में एक सरकार बनी जो वो भी टूट गई। नहीं, आपको वोट देना नेकी है, आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखो, वो आज का जो भी इलेक्शन है, आज का मतलब आज का नहीं है, जो आज़ादी के बाद में जो इलेक्शन ट्रेंड चला, वोट जो है नोट से आता है, वोट जो है नोट से आता है। ये हमारा एक हमारे डीएनए में आ गया, पूरे इंडिया के लोगों के डीएनए में। इसमें हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ भेदभाव नहीं है, इसके अंदर पूरे हमारे इंडियन कल्चर में आ गया है कि नोट से अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्शन अफोर्ड कर नहीं सकते। हाँ, मेरा पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि हम ईमानदारी से भी काम करना, बेईमानी भी नहीं करना। तो खैर इलेक्शन अपनी जगह, उसके अलावा सोशल वर्क के हवाले से मैं वही बोल रहा हूँ कि सोशल वर्क के हवाले से भी हम कर रहे हैं, जितना हमारी ताकत है वो हिसाब से हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। जितने मुद्दे उठाना है वो पूरे उठा रहे हैं, ज़बरदस्ती से उठा रहे हैं। और जैसा लतीफ़ पठान साहब बोले कि उठाने के बाद में पुलिस केसेस भी हमारे ऊपर पुलिस केसेस भी है, और हम एक नई जेल को भी जाके एक सवाल तीनों पार्टियों को, जैसा कि सभी जानते हैं कि हुबली के ईदगाह मैदान में गणपति को बिठाया गया था, जबकि वो अंजुमन की 100 साल पुरानी जगह थी। इस पर आप लोग खामोश रहे तीनों, इसकी वजह क्या? नहीं, हम खामोश नहीं रहे। मैंने दिग्विजय को भी अपना स्टेटमेंट दिया हूँ शायद, और इंडिया टुडे को भी दिया हूँ। ईदगाह मैदान का जो मसला है उसकी अगर आपको 1992 का अगर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ाएंगे तो मालूम पड़ेगा, वो ऑलरेडी लैंड कारपोरेशन की बोल के डिक्लेयर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर शायद हुआ है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कि 2 बार वहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी और 2 बार जो है तिरंगा को लहराया जाएगा। वो क्लियर ऑर्डर होने के बावजूद भी देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि खामोशी का इजहार जो है एक कानूनी लड़ाई, वहाँ पर आज बीजेपी की सत्ता है कारपोरेशन में, हमारी 3 नुमाइंदे हमारे पार्टी से भी हैं वहाँ पर। आपको अगर मैं उस बात के लिए ईदगाह मैदान को इस हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी का काम कैसा लिया, मैं आपको बताऊंगा हुबली के लिए। आप हुबली की बात छेड़े, एक्चुअली बेलगाम के लिए डिस्कस करना है तो आप हुबली की बात छेड़े। जब हनुमान जयंती थी, जब उनकी रैली निकली मस्जिद के ऊपर, वो लेज़र का एक जय कुछ नाम के नाम से उन्हें लेज़र प्रिंट दे दिए। फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद एक कोई पोस्ट करता है हिरेमठ नाम वाला, जब जाके बहुत बड़े पैमाने पर रमज़ान के अंदर वेजिटेशन होता है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, फिर जाके हमारे एमआईएम के कुछ लोग उसको कंप्लेंट लिखाते हैं। जब बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का जमावड़ा जम जाता है तरावी की नमाज के बाद, 157 लोगों के ऊपर केस होता है, और वो भी केस सादा नहीं होता, यूएपीए लगाया जाता है। आज उसके लिए स्पेशल कोर्ट के अंदर ऑलरेडी बेंगलोर को शिफ्ट किया गया है। 7 लोगों की जामीन हुई है, बाकी के लोग आज भी 8 महीने केस में अटके हुए। आपको क्या बताता है कि इस्ती से पहले
वन बाय वन, जैसा 3 तलाक का हुआ, हिजाब का हुआ, ये व्यापार जो मुसलमानों के साथ नया व्यापार नहीं करना चाहिए, फिर ऐसे बहुत सी चीज़ों का, मस्जिदों का मामला हुआ, ज्ञानव्यापी, ये ऐसी चीज़ों का बार बार ये होना आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। हमारे मुसलमान लोग नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रहे अगर बोलूँगा तो समझदार भी हैं तो खामोश बैठे। और एक बात बोलूँगा, और खामोश बैठना हिकमत अमली समझकर बुज़दिली कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, भले मेरे पर कितने भी आरोप लगाने तो कोई बात नहीं है, सच्चाई है, बोलना हमारा काम है। अगर मेरी बात सामने वाले को बुरी लगती होगी तो लगने तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई है। ये एजेंडा उन्होंने आज इसके ऊपर इस्तेमाल किया। एक भी मुसलमान बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि एक सामने रखा हुआ प्रैक्टिकल, अगर तुमने कुछ करेंगे तो देखो हम इन लोगों को जेल में डाला हुआ है। बेकसूर है वो लोग, सब लोग। अगर मैं बोलूँगा बेकसूर, तो बेकसूर अगर होते हैं तो उनके नारे हैं थोड़े लोग जो जज्बात लेके जो नारे किए हुए हैं वहाँ पे, वो नारे को कोट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा तो नारे को कोट करने वाले भी वो कोई पार्टी के जिम्मेदार हैं। अगर मैं कहूँगा, अगर एक बहुत बड़ा आरोप का मामला आता है, हमारे भी कुछ लोग, मीर सादिक आज भी जिंदा है, बड़े बड़े रियासतें ख़त्म हुए, कुछ नहीं ऐसे बड़ी तादाद में उन लोगों से ये नारों को लगाया गया और मुसलमानों को बदनाम किया गया। आज वही टारगेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाले वो जज्बाती नहीं थे, जज्बाती थे, फिक्र के लिए आए थे। उनकी ताकत तोड़ने के लिए हमारे से ही अंदर रहने वाले कुछ लोग, आज मैं अगर बोलूँगा तो नशे में जो लत-पुत हैं, जो कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, वही लोग नारेबाजी किए। और उनके आज लोगों की 150 लोगों की जामीन नहीं है। एक जामीन करने के लिए भी अगर जाएंगे तो कोई आज वहाँ पे आगे बढ़ के आने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह यही है कि हुबली का मसला होने के बावजूद भी उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में पास किया, हमारे पार्टी की तरफ से अगेंस्ट भी दिए। फर्स्ट कोई दिया नहीं था हुबली के मामले को लेकर, वहाँ के हमारे ही पार्टी के लोग। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हमारी पार्टी आगे, मुसलमानों को लिए इतना दबाया जा रहा है कि अगर कोई अगर आके करके देखो, वहाँ मीडिया ही ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया कि बहुत बड़ा हादसा हुबली में हो गया है। फिर आज नचीदाई है, पहला दबाओ। इसीलिए मैं क्या होता हूँ, हिकमत का अगर काम करना है तो नारेबाजी नहीं है, बैठो, एजेंडा बनाओ, फैसला करो। मुसलमानों का भी फैसला करने का वक्त है। हमको जीना है तो हम लड़ेंगे और मरेंगे, भले हम अपना हक हासिल करेंगे। बात को लेकर ये सुनो ये मेरी बात, 150 खुद कैसे फिर निकाले? 150 लोग जो 8 महीने से अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन वकीलों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बगैर पैसे लिए वो एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं, बेंगलोर तक भी पहुंचे, हमारी टीम भी बेंगलोर तक पहुंची, जाके सीनियर एडवोकेट से बात किए, देखेंगे इंशाल्लाह वो आगे कुछ बात बढ़ रही है, हो जाएगा मामले को लेकर। लेकिन मुसलमानों का भी फैसला करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ऐसी हालत को झेलते हुए सबर कर लेते निकलना है, क्या लड़ने के लिए तैयारी लेके लड़ने के लिए तैयार होना है, ये फैसला करना पड़ेगा।